यहीं पे वो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है अभी तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, एक सेकंड रुकना। चलो, तो देखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यही पीडीएफ है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी क्या है, एक सॉल्ट की तरह ही बिहेव करता है, सॉल्ट ही होता है वो। तो अब उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट बताया गया है, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सब तुम लोग पढ़े ही होगे। नॉर्मल सॉल्ट मतलब एसिडिक, बेसिक क्या होगा, जो जिसमें एसिडिक बिहेवियर होता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना होता है। बेसिक सॉल्ट में जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा। नॉर्मल सॉल्ट मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा। अब नॉर्मल सॉल्ट में दो टाइप का होता है, सिंपल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट। तो मिक्स्ड सॉल्ट पढ़े हो ना, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनायंस और कैटायंस मिक्स रहते हैं। और सिंपल सॉल्ट का मतलब सिर्फ एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन है। तो ये सब पढ़ोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो एडिशन कंपाउंड्स होता है, दो टाइप के एडिशन कंपाउंड्स हैं इसमें। पहला होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में मतलब दो सॉल्ट्स मिल के केमिकली कंबाइंड रहते हैं। जैसे एलम तुम लोग पढ़े होगे, पोटाश एलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो उसमें पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्स्ड होता है, वो दोनों सॉल्ट कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे एक यहाँ एग्जांपल लिया गया है कार्नेलाइट, तो इसमें KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O है। तो इसमें पोटाशियम के आयंस भी हैं, मैग्नीशियम के आयंस भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया डबल सॉल्ट। अब इसी में एक आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखोगे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड होता है जिसमें कुछ कुछ आयंस जो होते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि K4FeCN6 दिख रहा है ये तुम लोगों को? यस सर। यस सर। K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयंस है ना वो डिसोसिएट नहीं करेगा। ये जो K4FeCN6 है, इसमें दो ही टाइप का आयंस हमको मिलेंगे, एक K+ पोटाशियम आयन होगा और दूसरा आयन यहाँ पे होगा फेरोसाइनाइडाइन FeCN6 4-। तो अंदर का जो आयंस है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज प्रेजेंट होंगे वो डिसोसिएट नहीं करता, वो एज ए होल पूरा आयन की तरह ही बिहेव करेगा। समझ आ रहा है ये चीज? तो ये जब भी टूटेगा तो देखो ये 4K+ और FeCN6 4- में टूट रहा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयंस है वो डिसोसिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस टाइप के सॉल्ट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। समझ आया? समझ आया या नहीं ये चीज? यस। चलो, तब ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग को ध्यान रखना होता है। पहला टर्म आता है इसमें लीगेंड। लीगेंड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लुईस बेस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे कि एक बीच में सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, सेंट्रल मेटल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और डी ब्लॉक का एलिमेंट हमको पता है, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। उनके पास बहुत सारा ऑर्बिटल्स डी का ऐसा होता है जिसमें वो खाली ऑर्बिटल्स पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो वो वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर पे एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है वो एक तरह से लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लीगेंड, इसलिए लीगेंड को बोला गया एक ऐसा लुईस बेस है जो कि सेंट्रल मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो अब लिगेंड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे? तो चार्ज के बेसिस पे दो टाइप के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा लिगेंड या नेगेटिव लिगेंड होगा या फिर न्यूट्रल लिगेंड होगा। तो चार्ज के बेसिस पे तीन टाइप्स के लिगेंड होते हैं। तो पहले जो लिख रहा है यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, दिख रहा है ये पूरा लिस्ट नेगेटिवली यस चार्ज सर। का?
तो ये Yes, तुम sir. लोग को याद रखना है कि F माइनस है तो उसका नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है। तो कॉमन नेम इसको फ्लोराइड आयन बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम इसका फ्लोरिडो होता है, फ्लोरिडो या फिर फ्लोरो। उसी तरह से Cl माइनस है तो Cl माइनस का क्लोराइड, और आईयूपीएसी नेम क्लोरिडो, क्योंकि जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम लोग ये आईयूपीएसी नेम का यूज करेंगे, है ना। जैसे OH माइनस है तो OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नेम उसका हाइड्रोक्सिडो है। जैसे O2 माइनस है तो O2 माइनस को ऑक्साइड आयन बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम उसका ऑक्सीडो या फिर ऑक्सो है। तो उस तरीके से यहाँ पे जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उन सबका यहाँ पे लिस्ट करके नेम लिखा हुआ है। क्लियर है, तो ये सबका तुम लोग को आईयूपीएसी नेम के साथ पता होना चाहिए कौन सा आयन है। जैसे एजाइड आयन होता है, देखो N3 और उस पे -1, तो ये एजाइड है, आईयूपीएसी नेम इसका एजिडो हो जाएगा। जैसे N पे पावर 3 - 1 नाइट्राइड आयन होता है, तो उसका आईयूपीएसी नेम नाइट्रिडो है। दिख रहा है तुम लोगों को। Yes, sir. तो ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो गया। उसी तरीके से पॉजिटिव लिगेंड भी होता है। तो पहला पॉजिटिव लिगेंड, देखो पॉजिटिव लिगेंड में सिर्फ 3 है। एक नाइट्रोसोनियम आयन है NO+, हाइड्रोजीनियम आयन है NH2NH3+, और नाइट्रोनियम आयन है NO2+। ये तीनों ध्यान रखना। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड सिर्फ ये 3 है, उसके अलावा बाकी न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया CO, या थायोकार्बोनिल आ गया CS, पिरिडीन हो गया, यूरिया हो गया, इथाइलिन डायमीन है EN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर है। तो ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है, 10-11 न्यूट्रल लिगेंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप के लिगेंड हो गए, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन तो लिगेंड का हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा क्लासिफिकेशन देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी है। अब ये डेंटिसिटी कौन सा टर्म होता है, तो डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है लीगेंड। क्योंकि लीगेंड जब लीगेंड क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, एक लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि सेंट्रल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट करेगा तो वो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कितने नंबर ऑफ वो उस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ, वो डिसाइड करेगा कि उस लिगेंड का डेंसिटी क्या होगा। समझ में आया बात। Yes, तो sir. इसके बेसिस पे देखो, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है वहां पे, तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। मतलब एक ही सिग्मा बॉन्ड वो सेंट्रल एटम के साथ बनाएगा, तो मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड का यहाँ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, देख लो। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं H2O NH3, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। बाइडेंटेड मतलब उसके पास 2 सेंटर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे इथाइलिन डायमीन देख लो, ये उसके पास 2 नाइट्रोजन ऐसे प्रेजेंट हैं, दोनों एक साथ ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये बाइडेंटेड में आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सलेटो है, दिख रहा है ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट आयन। ये क्या होगा, इसका डेंसिटी बताओ तो। देख रहे हो सेंट्रल मेटल M लिखा हुआ है, उसको 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड वहां पे बन रहा है, तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेड। सल्फेट के बारे में लिखा गया है, सल्फेट मोस्टली मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करता है। नाइट्रेट ये भी मोनोडेंटेड है, कार्बोनेट ये भी मोनोडेंटेड है। ग्लाइसिनेट आयन देखो, ये बाइडेंटेड है। स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लाइसिनेट का, दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो एक देखो इसमें 2 सेंटर हैं डोनेट करने वाले, एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से डोनेट कर रहा है, और एक एंड से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं सेंट्रल मेटल के साथ, तो ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, इसको DMG के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। ये DMG देखो, इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। अब लिगेंड को भी देखो, बाइडेंटेड लिगेंड को भी हम लोग 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ, जो लिगेटिंग एटम है, मतलब जिस एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, तो सिमेट्रिकल में देखोगे वो लिगेटिंग एटम सेम रहेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल में वो लिगेटिंग एटम डिफरेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सलेट आयन जो हम लोग देखे थे, याद है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट यहाँ पे देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे।
तो ऑक्सीलेट जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड तो है। अब इसमें दोनों जो डोनर एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, दोनों ऑक्सीजन एटम के थ्रू ही डोनेट कर रहा है। तो ये बताओ तो सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा? ऑक्सीलेट सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों डोनर एटम क्या है यहाँ पे सेम है। तो इस टाइप के लिगेंड को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल लिगेंड। अब जैसे ग्लाइसिनेट हम लोग देखे थे, ये देखो ग्लाइसिनेट, तो इसमें जो दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है अपने लोन पेयर को और दूसरे केस में देख रहे हैं ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, डिफरेंट एटम्स के थ्रू वो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल में आ जाएगा। डिफरेंस क्लियर है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में? यस सर। सिमेट्रिकल में दोनों डोनर एटम सेम होगा, अनसिमेट्रिकल में डोनर एटम्स डिफरेंट होंगे। डिफरेंट। तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो लिगेंड को दो टाइप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाइडेंटेड में भी, एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है। अब उसी तरीके से कुछ कुछ लिगेंड का नेम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइपिरिडीन, बाइग्वानिडो। ठीक है, ये सब देखो, बाइपिरिडीन हो गया बाइडेंटेड लिगेंड में आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ट्राइडेंटेड लिगेंड मतलब एक साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें ट्राइपिरिडीन आ गया, या फिर डाइथाइलिन ट्रायमीन है, ये देख रहे हो ना, सब में 3 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। या इमाइनो डायएसिटेट है, ये इस टाइप का देख लो, इमाइनो डायएसिटेट, जिसको IMDA शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर दिख रहा है सबका? तो ट्राइडेंटेड में क्या होगा, 3 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इसको ट्राइडेंटेड बोलते हैं, एक साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। उसके बाद देखो टेट्राडेंटेड, दिखा टेट्राडेंटेड, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बताओ टेट्राडेंटेड में? हेलो, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो टेट्रापिरिडीन इसमें आ गया, या फिर ट्राइथाइलिन टेट्रामीन हो गया। देख रहे हो, एक साथ सेंट्रल मेटल के साथ 4 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये टेट्राडेंटेड हो गया। इसके बाद पेंटाडेंटेड है, पेंटाडेंटेड के भी एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एक साथ, तो इसको पेंटाडेंटेड बोलते हैं। हेक्साडेंटेड, देखो हेक्साडेंटेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देख लो EDTA का दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसके ऊपर चार्ज 4- होता है। देख लो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये 4- होता है इसके ऊपर, और ये हेक्साडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब एक साथ जो है कितने सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, 6 6 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए ये हेक्साडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देखो कैसे फॉर्म होता है, ये यहाँ पे बताया गया है इसके स्ट्रक्चर में, दिख रहा है ना तुम लोगों को स्ट्रक्चर इसका? यस सर। तो ये ADTA। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे मैक्सिमम हम लोग 6 तक जाते हैं, 6 तक मैक्सिमम डेंटिसिटी हो सकता है। तो मोनोडेंटेड हो गया, बाइडेंटेड हो गया, ट्राइडेंटेड हो गया, फिर टेट्राडेंटेड हो गया, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। तो इस तरीके से 6 डेंटिसिटी तक मैक्सिमम रीच कर सकता है एक साथ। ठीक है, तो डेंटिसिटी के बेसिस पे इतने टाइप्स के लिगेंड हो गए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको बोला जाता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया वैसा लिगेंड जिसके पास दो दो डोनर एटम अवेलेबल है। मतलब लिगेटिंग एटम जो होता है या डोनर एटम जिसको बोले हम लोग, तो दो दो डोनर एटम एक साथ अवेलेबल है। जैसे CN साइनाइड आयन अगर लोगे, तो साइनाइड आयन में दो दो हैं। देखो साइनाइड में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से उसके पास लोन पेयर आया हुआ है, और नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर होगा। तो वहां पे जो डोनेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। जिस केस में कार्बन डोनेट करेगा वो साइनाइड के नाम से जाना जाएगा, साइनिडो बोलते हैं। और जहां पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा उसको आइसोसाइनिडो बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा लिगेटिंग एटम प्रेजेंट है, एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है,
उसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। समझ रहे हो बात? और दोनों डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग डोनर एटम। दिख रहा है ना एग्जाम्पल? यस सर। तो साइनाइड में ये हो गया, साइनेट में होता है, ये साइनेट आयन है, उसमें भी ये एग्जाम्पल हो गया एम्बीडेंटेड का। ठीक है, दिख रहा है? सेकंड वाला एग्जाम्पल देखो, तो इसमें सेकंड वाले में देखो, यहाँ पे थर्ड वाला, सॉरी, थर्ड वाले में देखोगे, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, तो ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया। फोर्थ वाले में देखो, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, तो ये फोर्थ हो गया। तो ये सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है। समझ आया एम्बीडेंटेड? यस सर। चलो, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब क्या हुआ कि पॉलीडेंटेड लिगेंड विच शोज डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कंपाउंड। हाँ, तो मतलब फ्लेक्सिबल लिगेंड, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स में वो डिफरेंट डेंटिसिटी शो करेगा। जैसे कुछ कंपाउंड में वो जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है एडीटीए का, तो एडीटीए जो है वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड हो गया। मतलब कुछ कंपाउंड के साथ वो हेक्साडेंटेड की तरह बिहेव करता है, कहीं पे पेंटाडेंटेड हो जाएगा, कहीं पे टेट्राडेंटेड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये एडीटीए जो है हेक्साडेंटेड होता है। तो इस टाइप के लिगेंड को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड बोलते हैं। उसके बाद ये सारे टर्म्स हैं कुछ कुछ। किलेटिंग लिगेंड है, यहाँ पे देखो, चिलेटिंग भी बोलते हैं उसको। तो चिलेटिंग लिगेंड में देखोगे, वैसा लिगेंड जो कि अपने डिफरेंट लिगेटिंग एटम को यूज करके सेंट्रल मेटल के साथ एक रिंग टाइप का बना रहा है, इसको हम लोग चिलेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना? तो ये जो चिलेटिंग लिगेंड हम लोग किसको बोलते हैं कि जो अपने लिगेटिंग एटम को यूज करके सेंट्रल एटम के साथ क्या बना रहा है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा होगा, तो इसको हम लोग चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड, ये चिलेशन इफेक्ट होने की वजह से कंपाउंड स्टेबल होता है, ये एक्चुअली एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपाउंड को, है ना? तो चिलेटिंग इफेक्ट बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए 5 membered ring without unsaturation and 6 membered ring with unsaturation are generally found to be more stable। तो अगर 5 membered ring बना रहा होगा वो लिगेंड के साथ, तो वो अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो वो मोर स्टेबल होगा, लेकिन 6 membered रिंग अगर बन रहा होगा तो 6 membered रिंग विथ अनसैचुरेशन मोर स्टेबल होता है। तो 6 membered रिंग विथ अनसैचुरेशन मतलब वो बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, एरोमेटिक होने की वजह से वो स्टेबल हो जाता है। तो ये हो गया चिलेटिंग लिगेंड। इसके बाद देखो क्या है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है। पढ़ लो एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइक्लिक होता है, और मैक्रोसाइक्लिक मतलब ये कुछ ज्यादा ही स्टेबल होता है। इसी तरह से वो चिलेशन इफेक्ट हो रहा होगा, मतलब लिगेंड के साथ, लिगेंड जो है अपने लिगेटिंग एटम को यूज करके सेंट्रल एलिमेंट के साथ एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा होगा, तो वो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये तो हो गया लिगेंड के बारे में। ये सारा चीज जितना पढ़े अभी हम लोग, ये सारा लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो ये सारे लिगेंड हो गए। उसके बाद दूसरा जो होता है वो सेंट्रल एटम या आयन होता है। तो सेंट्रल एटम या आयन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा लिगेंड का, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लुईस एसिड। सुने हो ना ये लुईस एसिड और लुईस बेस? लिगेंड किसकी तरह बिहेव कर रहा था? लुईस बेस की तरह, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था। यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो लुईस एसिड की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, अब उसके लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए, तो हाई चार्ज होना चाहिए उसके पास, क्योंकि हाई चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जितना ज्यादा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना इजिली एक्सेप्ट कर सकता है। स्मॉलर साइज होना चाहिए ताकि आसानी से बॉन्ड बन जाए। वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। और हाई वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये CFSE वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो CFSE को हम लोग आगे के क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जनरली ये सारे कंडीशंस होने चाहिए ताकि आसानी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाए और सेंट्रल एलिमेंट जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। जनरली सेंट्रल एलिमेंट जो होता है या सेंट्रल आयन जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे।
समझ रहे हो बात? क्योंकि डी ब्लॉक के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं सुटेबल एनर्जी के, वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बोलो। सर जो चिलेशन इफेक्ट में जो रिंग बनता है वो तो 3D में बनता है ना पूरा। हम्म। सर हाँ चिलेशन रिंग, इफेक्ट। हाँ रिंग तो 3D में ही बनेगा। तो सर वही पूछ रहे थे बस। हाँ रिंग 3D में बनेगा, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आता है। अगर 5 मेंबर रिंग बन रहा होगा तो वो 5 मेंबर रिंग हम लोग देखते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाता है चिलेशन इफेक्ट होने की वजह से। ठीक है, तो उस तरह का अगर कहीं रिंग बन रहा होगा तो उससे उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो ये हो गया सेकंड टर्म, हो गया इसमें काउंटर आयंस हो गए। थर्ड होते हैं, सॉरी सेकंड में सेंट्रल एटम और आयन हो गया, थर्ड में काउंटर आयंस है या फ्री आयंस है। अब इसमें देखो दो टर्म होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब देखोगे तो एक स्पीसीज होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है और दूसरा स्पीसीज होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को हम लोग फ्री आयंस बोलते हैं, आउटर स्पीयर। दिख रहा है तुम लोगों को? तो जैसे ये कंपाउंड जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें CuNH3 होल 4 ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर हो गया, और SO4 2 ये क्या हो गया, आउटर स्पीयर या फिर फ्री आयंस बोलते हैं। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? नो सर। वो चलो, इसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तो वो हम लोग देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, वो सब आगे देखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल मतलब किस टाइप का ज्योमेट्री होने वाला है, वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वो लिगेंड के साथ, लिगेंड मतलब किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, और ओवरऑल पूरे कंपाउंड का जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पीयर है उसका ज्योमेट्री क्या होने वाला है, शेप क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 रहता है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड अगर वो बना रहा है, 2 लिगेंड उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो जनरली हाइब्रिडाइजेशन देखोगे वो sp होता है और शेप लीनियर आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो sp2 होगा। शेप सिर्फ एक ही शेप होता है sp2 में, क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज आता है। ठीक है, जनरली केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो sp3 ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है dsp2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो शेप पॉसिबल होते हैं, अगर sp3 है तो उसमें टेट्राहेड्रल बनेगा, और dsp2 है तो उसमें स्क्वायर प्लेनर बनेगा। दिख रहा है तुम लोगों को डिफरेंस? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी है, एक sp3 और dsp2। दिख रहा है ना, दोनों में शेप अलग अलग है। हेलो, बोलो। यस यस सर। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी दो पॉसिबिलिटी है, एक sp3d और एक dsp3। तो sp3d में तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, लेकिन dsp3 में शेप देख रहे हो, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर और उसमें एक पिरामिड बन रहा है। तो ये dsp3 में स्क्वायर पिरामिडल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री अलग अलग है दोनों का। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो पॉसिबिलिटी है, sp3d2 या d2sp3। अब इसमें शेप जो है बस एक ही फिक्स रहता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो हाइब्रिडाइजेशन है, बट शेप डिफरेंट नहीं है, इसमें शेप सेम ही रहेगा। चलो उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑलरेडी, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं किसके किसके बीच में, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा काउंट कर लेना, वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया उसका। अ, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 4 होता है, 2 होता है, तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन से एलिमेंट्स जो है या कौन कौन से आयंस जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहते हैं। तो ये सब याद नहीं रखना है, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में अगर हमको दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर या
कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए तुमको लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, लिगेंड का चार्ज अगर नहीं पता है तो फिर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते हैं। तो चलो हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही आते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। तो ये हम कुछ कुछ एग्जांपल लेके तुम लोगों को बताते हैं। ठीक है, देखो तो स्क्रीन दिख रहा है अभी। हम्म। यस सर। ठीक है, चलो कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेंट्रल आयन। ठीक है, सेंट्रल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसके लिए तुमको लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए, जैसे NiH2O6। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है हमको 2+। यहाँ पे हमको बताना है निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो जैसे नॉर्मली हम लोग रिडॉक्स में यूज करते हैं वही चीज यूज करेंगे यहाँ पे। सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल के बराबर करना है। तो यहाँ जो H2O लिगेंड है ये क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, बोलो। यस। H2O जो है ये न्यूट्रल है, तो जो भी इसके ऊपर चार्ज आ रहा होगा +2 का चार्ज, वो किसकी वजह से होगा, ये निकल की वजह से ही तो होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा बताओ, +2। +2। चलो इसमें बताना, कोबाल्ट NH3 होल 6 और इसके ऊपर चार्ज 3+ है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ इसमें। क्या हो जाएगा कोबाल्ट का, +2 तो +3 +3, क्योंकि NH3 जो है यहाँ पे ये अमोनिया भी क्या न्यूट्रल लिगेंड है ये। तो जो भी चार्ज इस पे प्लस आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा, कोबाल्ट की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो तीसरा कंपाउंड दिया हुआ है हमको इस तरह से PB और ADTA। ठीक है, PB के साथ ADTA है और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 2- है। अब हमको पता है ADTA जो लिगेंड है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बताओ तो, ऑलरेडी पहले देखे थे हम लोग, 4- होता है। 4-। तो अगर ADTA पे 4- है तो पीबी पे कितना चार्ज होना चाहिए ताकि ओवरऑल 2- हो जाए। तो पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, +2 हो जाएगा। यस और नो, यस सर। पीबी का +2 और एडीटीए का 4- तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2-। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जैसे फोर्थ इसमें बताना, NiCl4 और इस पे 2- है, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है क्या होगा, बताओ जल्दी से। बोलो। +2। +2, क्योंकि इसमें लिगेंड जो है ये क्लोराइड है, और क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। यहाँ पे 4 क्लोराइड है, तो 4 क्लोराइड पे -4 हो जाएगा। तो अगर क्लोराइड का टोटल -4 हो गया और ओवरऑल -2 करना है तो निकल पे चार्ज कितना होगा, +2 ही होगा ना। समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत। नो सर। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें बताना तुम लोग। ये है CONH3, सॉरी इस तरीके से 3 अंदर है, NH3 होल 6 और यहाँ पे Cl3 है। और यहाँ पे हमको पूछा गया है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब यहाँ पे देखना, इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स हमको दिया है तो देखो, सॉल्ट जनरली जब फॉर्म करता है तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं कि नहीं उसके अंदर, सॉरी एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज होता है ना, मतलब आयंस के वैलेंसीज क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, तो तभी फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे हमको बाहर पता है ये Cl- है, क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन का चार्ज हमको पता है माइनस कितना होता है, -1 होता है। यस और नो, यस सर। क्लोराइड का -1 होता है। तो यहाँ पे ये जो 3 आ रहा है वो किसका आ रहा होगा, केटायन का आ रहा होगा। तो ये केटायन का चार्ज यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसके ऊपर चार्ज क्या होगा यहाँ पे 3+ होगा।
ये जो केटायन बन रहा है हमारे पास, ये 3+ होगा यहाँ से, और Cl- होगा। तो इन दोनों का जब वैलेंसी इंटरचेंज हुआ तो वो फॉर्मूला बन रहा होगा। ऐसे ही बनता है ना सॉल्ट। ठीक है। तो अब इसका केटायन का हमको पता चल चुका है कि ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल +3 है, और इसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है NH3। NH3 जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये हमको पता है। तो जो भी चार्ज हो रहा होगा कोबाल्ट के ऊपर, वो चार्ज किसकी वजह से आ रहा होगा? सॉरी, जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो किसकी वजह से आ रहा होगा? कोबाल्ट की वजह से ही होगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 3+। समझ रहे हो बात? यस। ठीक है। चलो इसमें एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसमें बताना तो। K4FeCN6, इसमें बताना है Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या होगा? +2। +2। +2। यही आया ना सबका? देखो यहाँ पे पोटाशियम आयन है, पोटाशियम आयन हमको पता है इसका +1 होता है। ठीक है, फिक्स है ये। तो अगर ये +1 है तो ये हमारा क्या बन रहा होगा? यहाँ आयन बन रहा होगा, तो ये एनायन बन रहा होगा FeCN6, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? तो 4- हो जाएगा, तभी तो वैलेंसी इंटरचेंज होगा ना। ठीक है। तब ओवरऑल यहाँ पे देखो, अगर ये 4- है तो 4- है, यहाँ पे साइनाइड आयन पे चार्ज क्या होता है बताओ? साइनाइड आयन पे चार्ज क्या होगा? साइनाइड आयन पे चार्ज कितना होता है? -1। यस और नो? यस सर। यस। तो यहाँ पे 6 साइनाइड आयन है, तो 6 × -1, ये ओवरऑल -6 हो गया। तो हमको पूरा करना है यहाँ पे 4-। तो यहाँ पे Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2 होगा, तभी तो ओवरऑल 4- होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे देखना, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारा, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है एनायन, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 4- है, तो ये हमारा कहलाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इससे पहले वाला जो केस देखे थे हम लोग, यहाँ पे CONH3 होल 6 का, NH3 होल 6 Cl3, तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत? केटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नो सर। ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकाल लोगे? कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है सेंट्रल एलिमेंट का? कर लोगे या नहीं बताओ? कर चलो लेंगे एक सर। दे रहे हैं यहाँ पे। निकेल है, CO4 है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, क्या होगा बताओ तो? निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें? सर 0। 0। क्योंकि ओ चार्ज जो है इस मॉलिक्यूल पे कुछ है ही नहीं, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 0 है। और हमको पता है CO लगा हुआ है इसके साथ, तो ये लिगेंड क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड है ये। तो अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो निकेल के ऊपर भी चार्ज, इसके ऊपर चार्ज 0, तो निकेल के ऊपर चार्ज भी क्या होगा यहाँ पे? 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल क्या हो गया यहाँ पे? 0। ठीक है। चलो अब इसका यूज करेंगे हम लोग, ये जो जो भी आ रहा है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नोमेनक्लेचर में हम लोग यूज करने वाले हैं। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो तुम लोग, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। याद है ये कुछ रूल्स क्या क्या फॉलो करते हैं?
हेलो, बताओ तो, कुछ याद है या नहीं? बोलो सूरज। नहीं सर। नहीं याद है? चलो ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स वाला पेज तुम लोग ओपन करो, इसमें पीडीएफ में, पीडीएफ में देखना, इसमें रूल्स वाला पेज भेजे हैं तुम लोगों को। दिखा? एकदम सबसे लास्ट में जाओ, देखो यहाँ पे नोमेनक्लेचर में, तो इसमें एक पेज और, एक दो पेज भेज दे रहे हैं हम, रुको, उसमें रूल्स के लिए। दिख रहा है तुम लोगों को रूल्स? यस सर। ठीक है, उसमें एक पेज और हम भेज दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ रूल्स देखना तुम, तुम्हारे ग्रुप में हम सेंड किए, देखो गया? दो पेज और सेंड किए हम, उसमें कंप्लीट नहीं है। ठीक है, रूल्स पढ़ो पहले। रिसीव हुआ क्या तुम्हारे ग्रुप में? मिला? यस सर। चलो अब देखो, उसमें सारे रूल्स हो जाएंगे। तो जनरल रूल देखो, स्टार्ट करने से पहले क्या है, सबसे पहले देखो पहला रूल पढ़ो यहाँ पे, केटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय गैप, देन द नेम ऑफ एनायन इज रिटन। तो पहले केटायन का नेम लिखते हैं हम लोग, जब भी सॉल्ट का नेम लिखते हैं हम लोग तो पहले केटायन का ही लिखते हैं, उसके बाद एनायन आता है। तो ऐसे ही यहाँ भी फॉलो करना है हमको। अब उसके बाद देखो, यूजुअली द नंबर ऑफ फ्री आयंस और फ्री आयंस जो होता है केटायन या एनायन जो भी हो, उसको हम लोग नंबर नहीं बताते हैं। जितना भी फ्री आयंस होते हैं, जो मतलब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो रहेगा, उसका नंबर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं नेम लिखने समय। तीसरा क्या चीज है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। फोर्थ क्या होता है, द सेंट्रल एटम may be present in cationic complex, anionic complex और neutral complex। तो सेंट्रल एटम जो हो सकता है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, न्यूट्रल में भी हो सकता है और एनायनिक में भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ो क्या है, रूल्स फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आर सेम। तो कैटायनिक और न्यूट्रल के लिए रूल सेम है, बट देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन द नेम ऑफ आयोनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर सेंट्रल एटम एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लाई कर रहा होगा तो उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन है। अब वो क्या मॉडिफिकेशन है, देखो उसमें उसके बाद वाला पेज भेजे हैं तुम लोगों को, 6 नंबर दिख रहा है? तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, राइटिंग द नेम ऑफ कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखोगे, तो नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल। ठीक है, मतलब पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद मेटल का नेम लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट। ठीक है, एग्जाम्पल हम कराएंगे तब क्लियर होगा। तो ये है किसके लिए, ये दोनों रूल जो वैलिड हैं कैटायनिक और न्यूट्रल के लिए हैं। एनायनिक के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इसमें देखो पहला पॉइंट तो सेम है, नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। और इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन ये होता है कि अगर हमारा सेंट्रल एटम जो है ना एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लाई कर रहा होगा तो उसके नेम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे क्या है, अगर मेटल हमारा क्रोमियम है
तो क्रोमियम अगर कैटायनिक या न्यूट्रल में लाई कर रहा होगा तो उसका नाम क्रोमियम ही लिखोगे, लेकिन अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लाई कर रहा होगा तो उसका नेम क्या लिखते हैं हम लोग? क्रोमेट। दिख रहा है डिफरेंस? हेलो, विजिबल है ना ये चीज सबको? हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर। चलो उसी तरीके से देखो, जिंक, जिंक अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल में लाई करेगा तो उसके लिए जिंक ही यूज करेंगे, लेकिन अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो जिंकेट यूज करेंगे। उसी तरह लेड है, लेड के लिए प्लम्बेट यूज करेंगे, है ना? सिलिकन है तो सिलिकन के लिए सिलिकेट यूज करेंगे। देखो ब्रोमीन है तो ब्रोमेट यूज करेंगे, बोरोन है तो बोरेट यूज करेंगे। दिख रहा है ये? सिल्वर है तो सिल्वर के लिए देखो हम लोग आर्जिनेट यूज करते हैं, और गोल्ड है तो गोल्ड के लिए ऑरेट यूज कर रहे हैं, कॉपर है तो क्यूपरेट। डिफरेंस दिख रहा है? वो सारा लिखा हुआ है तुम लोगों का, ठीक है? तो एक बार देख लेना, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद देखो, टिन है तो स्टेनेट यूज करेंगे। और एक नोट करके लिखना कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटाइजेशन में काउंट नहीं करते हम लोग, जैसे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन का भी कर रहे थे, तो उसमें भी ये चीज था कि डाई ट्राई टेट्रा हम लोग अल्फाबेटाइजेशन में काउंट नहीं होता। अगर हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड है या फिर वैसा लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी पहले से डाई ट्राई टेट्रा है, तो उसके लिए हम लोग अलग से नेम यूज करते हैं, बिस, ट्रिस, इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। दिख रहा है? ये सब एक बार पढ़ लो। जैसे इथाइलिन डायमीन है तो उसके नेम में पहले से डाई लगा हुआ है, तो अगर वो दो लिगेंड अगर इथाइलिन डायमीन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए बिस यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है? तो अब चलो, अब हम लोग नेम लिखना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ये सारे रूल्स को अप्लाई करते हुए। एग्जाम्पल ही लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, स्क्रीन दिख रहा है अभी तुम लोगों को? स्क्रीन दिख यस रहा है सर। ना? चलो सबसे पहला नाम लेते हैं हम लोग, ये K3FeCN6, इसका नेम लिखना है। ध्यान से देखना, एक हम बता रहे, सॉरी, ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स K3 वाला पार्ट बाहर है और FeCN6 ये अंदर है। तो सबसे पहले काम तुमको ये करना है कि हमको पता लगाना है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा वो कैटायनिक है या एनायनिक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर K3 है तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? 3 माइनस हो जाएगा ना, और K पे +1 होगा। तो ये ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया हमारा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है? और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बताओ, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। +3। चलो अब नाम लिखना है हमको इसका। तो नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग केटायन का नेम लिखते हैं। तो केटायन के यहाँ पे क्या है हमारा प्रेजेंट? पोटाशियम। तो के के जगह पे पोटाशियम, केटायन की जगह पे पोटाशियम आयन है हमारा, तो नेम आ गया इसका पोटाशियम। केटायन का नाम पहले लिख दिए, फिर एनायन का नाम लिखना है। तो एनायन का नाम लिखना है हमको, ये कॉम्प्लेक्स का नाम, तो गैप छोड़ेंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। तो एनायन हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का नेम लिखने के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि पहले लीगेंड का नेम लिख लेंगे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल एलिमेंट का नेम लिखना है, सेंट्रल आयन का, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है हमको। तो लीगेंड यहाँ पे कौन सा लीगेंड है? साइनाइड लीगेंड है। अब साइनाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है बताओ? साइनाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? साइनिडो। साइनिडो। तो कितने साइनाइड हैं यहाँ पे? 6 साइनाइड है ना? कितने साइनिडो साइनाइड हैं यहाँ पे? लिगेंड के नंबर यस सर। 6 है, तो इसके लिए क्या यूज कर लेंगे हम लोग? हेक्सा साइनिडो। और साइनिडो के साथ सी यूज कर रहा है। सी क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे डोनर एटम कार्बन है, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। समझ रहे हो बात? कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो हेक्सा साइनिडो सी, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? कि कार्बन डोनर है यहाँ पे। तो ये लिगेंड का, इसके अलावा और कोई लिगेंड है क्या यहाँ पे? बताओ, इसके अलावा और कोई लिगेंड है? नो सर। नहीं। तो हेक्सासाइनिडोस ये लिगेंड का नेम हो गया। उसके बाद हमको सेंट्रल एलिमेंट का नेम लिखना है। तब इसमें सेंट्रल एलिमेंट का नाम जो लिख रहे हैं हम लोग, वो मॉडिफाइड नेम यूज होगा या नॉर्मल नाम यूज होगा? बताओ तो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड नेम। तो आयरन का मॉडिफाइड नेम क्या हो जाएगा? फेरेट।
आयरन का मॉडिफाइड नेम क्या हो जाएगा? फेरेट होगा ना? यस और नो देख लो। तो इसका मॉडिफाइड नेम आ गया फेरेट, और ब्रैकेट में हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसका 3 है, तो इसका नेम हो गया ये, यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं, तो ये पूरा इसका नेम हो गया पोटाशियम हेक्सासाइनिडोसी फेरेट 3। फिर से देख लो, पहले कैटायन का नेम लिखेंगे, उसके बाद एनायन का। तो एनायन एनायन यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का नेम लिखने के लिए पहले लिगेंड का नेम लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहाँ पे तो एक ही लिगेंड था, उसका नेम लिख दिया, उसके बाद सेंट्रल एटम का नेम लिखोगे। अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो मॉडिफाइड नेम यूज करना है, कैटायनिक या न्यूट्रल में होगा तो नॉर्मल नेम यूज करेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसमें बताना ये समझ में आया या नहीं। CONH3, सॉरी, CONH3 होल 6, और यहाँ पे Cl3 है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये पता कर ले रहे हैं, यहाँ पे 3+ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? +3। +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब इसका नेम लिखना है, पहले कैटायन लिखना है हमको, तो कैटायन में यहाँ कॉम्प्लेक्स आ गया हमारा, तो कॉम्प्लेक्स का नेम लिख रहे हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स का नेम लिख रहे हैं, तो लीगेंड यहाँ पे क्या है हमारा, NH3। NH3 का IUPAC नेम क्या यूज करते हैं लीगेंड का, बताओ फटाफट चेक करो, NH3 का IUPAC नेम बोलो। अरे यार, NH3 का IUPAC नेम क्या होगा? नहीं मिला। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड वाले लिस्ट में चेक करो। अमीन। अमीन, AMMINE, अमीन यूज करते हैं, तो यहाँ पे 6 अमीन है, क्या आ जाएगा नेम, हेक्सा अमीन। ठीक है, हेक्सा अमीन। और उसके बाद देखो, ये तो लिगेंड का नेम हो गया, उसके बाद सेंट्रल एटम का नेम। तो सेंट्रल एटम का जो नेम लिख रहे हो, मॉडिफाइड नेम यूज होगा या नॉर्मल नाम यूज होगा, इसमें बताओ तो। कोबाल्ट। कोबाल्ट ही यूज होगा, मॉडिफाइड नेम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है। मॉडिफाइड नेम सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अगर प्रेजेंट होगा तभी यूज करेंगे, तो कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है, तो इसका 3 आ गया। और उसके बाद एनायन का नेम लिखना है, तो एनायन एक गैप छोड़ के, एनायन हमारा यहाँ पे क्लोराइड, एनायन का नेम हो गया क्लोराइड। अब एनायन के नेम में उसका IUPAC नेम यूज नहीं कर लेना, IUPAC नेम हम लोग यूज करेंगे सिर्फ कॉम्प्लेक्स के नेम लिखने के लिए। कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर फ्री आयंस है तो फ्री आयंस में उसका नॉर्मल जो नाम होता है वही यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, फिर इसके बाद तुम लोग को खुद लिखना है नाम। एक लिख रहा है ये CuNH3 होल 4, और इसके साथ SO4 2- SO4 है इस तरह से। तुमको पता है सल्फेट जो होता है SO4 2- होता है इसके ऊपर चार्ज, तो यहाँ पे कैटायन के ऊपर चार्ज क्या होने वाला है, 2+ होने वाला है, क्योंकि सल्फेट पे 2- होता है। तो अब कैटायन पे अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+ हो गया, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा बता सकते हो? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। +2। तो कॉपर का अगर +2, अब इसका नेम लिख रहे हैं, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा। ठीक है, तो अब नेम लिखेंगे, लिगेंड यहाँ पे क्या है हमारा, वही अमीन ही है। अब 4 ही है तो इसके लिए यूज करेंगे टेट्रा अमीन, तो टेट्रा अमीन। और यहाँ पे मॉडिफाइड नेम यूज नहीं होगा, नॉर्मल नाम ही यूज होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कॉपर, तो टेट्रा अमीन कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिख दिए ब्रैकेट में। फिर गैप छोड़ के एनायन यहाँ पे क्या है, सल्फेट है हमारा, तो सल्फेट लिख दिए। कोई दिक्कत?
हेलो, नो सर। समझ आ रहा है ना सबको? यस। बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तब 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें तुम लोग को खुद ही करना है, अब नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, देखो ये है CONH3 होल 4 H2O होल 2, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है हमारा, और Cl3। चलो इसका नेम बताओ तो, लिख लो अच्छे से। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम लिखना है, IUPAC नेम। फोर्थ ये है, एक और दे रहे हैं तुम लोगों को, 5, ये है K3AlC2O4 होल 3, और ये ठीक है। एक और दे रहे हैं 6, ये है NiNH3 होल 4 H2O होल 2, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे SO4 सल्फेट। चलो फटाफट इन तीनों का नेम लिखो, और भी एग्जांपल्स देंगे इसके बाद। क्या हो गया? फोर्थ का नेम लिखे? यस सर। क्या नाम आया फोर्थ का, बताओ। टेट्रामीन अब देखो, 2 लिगेंड होगा, अगर एक से ज्यादा डाइक्लोरो। लिगेंड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। अगर 2 से ज्यादा लिगेंड होगा तो 2, या 2 से ज्यादा होगा तो। अब यहाँ पे देखो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लियो तुम लोग, कितना आया कोबाल्ट का? +3। +3। +3। चलो ठीक है, ये +3 आ गया। तो अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है हमारा। अब देखो नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले अमीन आएगा ना, और दूसरा लिगेंड है एक्वो, ये वाटर है, वाटर के लिए एक्वो यूज करते हैं, एक्वा या एक्वो। तो AQ है इसका, और अमीन का AM है, तो ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले यही आएगा। तो 4 अमीन है तो टेट्रा, चलो नीचे लिखते हैं इसको, बड़ा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं टेट्रा अमीन, उसके बाद
डाई एक्को, दो एक्को है तो डाई एक्को, तो यही दो लिगेंड हो गया, टेट्रामीन और डाई एक्को। उसके बाद कोबाल्ट का मॉडिफाइड नेम या नॉर्मल नाम? नॉर्मल। कोबाल्ट। नॉर्मल। तो सिर्फ कोबाल्ट ही यूज होगा, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो कोबाल्ट 3। अब बीच में गैप और एनायन क्लोराइड है तो क्लोराइड। ठीक है, यही आ रहा है ना नाम, कुछ और आ रहा है? यस। चलो उसके बाद फिफ्थ का बताओ तो। नेक्स्ट, ये C2O4 जान रहे हो कौन सा लिगेंड है ये? ऑक्सलेट 2। ऑक्सलेट है। अब ऑक्सलेट पे देखो, ये ओवरऑल इसके ऊपर तो 3 हो गया। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाए तुम लोग? एल्यूमिनियम का यस सर। ऑक्सीडेशन कितना है? 3। +3। क्योंकि ऑक्सलेट जो होता है उस पे 2- होता है ना, C2O4, और 2- हो जाता है ऑक्सलेट पे, तो ऑक्सलेट आयन है ये। तो ऑर्गेनिक लिगेंड होता है ये, ऑक्सलेट जो है ऑर्गेनिक लिगेंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक लिगेंड। तब इसमें देखना इसका नेम कैसे लिखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक लिगेंड के केस में। ये चलो, पहले कैटायन का नेम लिख लिए, पोटाशियम, गैप दे दो। अब कितने ऑक्सलेट हैं यहाँ पे? 3 ऑक्सलेट आयन है, तो ऑक्सलेट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ट्रिस ऑक्सलेटो। क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए हम लोग बेस, ट्रेस, ये सब यूज करते हैं, तो इसके लिए ट्रेस आ गया, ट्रेस ऑक्सलेटो। ठीक है, और ट्रेस ऑक्सलेटो, और क्या नेम आएगा बताओ? इसके बाद सेंट्रल एलिमेंट का नेम, सेंट्रल एलिमेंट का क्या नेम होगा एल्यूमिनेट। बताओ? एल्यूमिनेट। मॉडिफाइड नेम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मॉडिफाइड नेम यूज करेंगे एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट आ गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? 3 ना, तो एल्यूमिनेट 3 ब्रैकेट में लिखती, ये इसका नेम हो गया, पोटाशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3। चलो सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ का नेम बताओ फटाफट। हो गया सिक्स्थ का? यस। क्या नेम आया बताओ? टेट्रामीन डाई एक्वा निकल 2 सल्फेट। टेट्रामीन, देख लेना, चेक करना सब लोग। टेट्रामीन डाई एक्वा या डाई एक्को, कुछ भी लिखो, निकेल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है निकेल का यहाँ पे? +2। यस सर। तो निकेल, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2, और उसके बाद क्या लिखोगे? गैप छोड़ के एनायन, यहाँ पे क्या है? सल्फेट। तो इसका नेम ये होगा टेट्रामीन डाई एक्वा निकेल 2 सल्फेट। कर लोगे नेम अब? चलो एक और लास्ट आज के लिए, फिर उसके बाद आखिरी है, इसका नेम लिखना है K2NiCN4। चलो करो तो इसका। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2। साइनिडो यूज करते हैं ना, हाँ पोटाशियम, सर। पोटाशियम, गैप छोड़ के टेट्रासाइन। टेट्रासाइनिडो C, है ना?
और निकेल Yes, का sir. मॉडिफाइड नेम यूज होगा यहाँ पे, Nickelate. निकेलेट, साइनिडो सी निकेलेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का कितना है यहाँ पे, 2 2. +2, तो निकेल का ब्रैकेट में यहाँ पे 2 लिख दी। तो पोटाशियम टेट्रासाइनिडो सी निकेलेट 2। ठीक है, अब समझ में आया कैसे करते हैं नोमेनक्लेचर। यस सर। चलो, तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखोगे जेई मेंस में 1-2 बार शायद डायरेक्ट नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, अगर लक्की होगे तब। तो इस तरीके से ये सब ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अब अगले क्लास में और भी कुछ कराएंगे, और भी एग्जांपल्स कुछ कुछ और करा देंगे। उसके बाद इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से कॉम ये बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे 2-3 थ्योरी पढ़ना पड़ता है हम लोग को। इफेक्टिव नंबर थ्योरी होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला। दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ भी होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे स्टार्ट करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो यहाँ तक कुछ पूछना है, एक बार तुम लोग वो सब देख लेना, वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। जो भेजे हैं वो सब याद रखना है तुम लोग को। लिगेंड का नेम क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो वो सब पता होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे नोमेनक्लेचर। बिना उसके तो कर ही नहीं सकते हो। लिगेंड का चार्ज ही नहीं पता होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे। आईयूपीएसी नेम क्या यूज करते हैं, बिना उसके नोमेनक्लेचर लिख ही नहीं सकते हो। तो इसलिए लिगेंड का सारा चीज पता होना चाहिए, चार्ज क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है। ठीक है, समझ गए। तो नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब, बताओ नहीं sir. किसी को भी। नो सर। नहीं, ठीक है फिर। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में आगे करते हैं हम लोग। कुछ पूछना है किसी को? बुकलेट इसका मिला है क्या तुम लोगों को, सर कोऑर्डिनेशन हम सारा कंपाउंड? ही ले नहीं लिए। sir, अभी नहीं ले. ठीक है, ले लेना, तुम लोग मांग लेना वहां पे। ठीक है, तो उससे तुम लोग अब नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर सकते हो, देखना नोमेनक्लेचर वाला करके बनता है या नहीं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड करें। चलो।